नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम हिंदी ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदाचार में क्या उपसर्ग है? सत, सदा, आचार। तो आपसे पूछा गया है कि सदाचार में क्या उपसर्ग है, तो इसमें है सत उपसर्ग। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सत उपसर्ग है। अब हम उपसर्ग की बात आई तो पहले जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपसर्ग, जो मूल शब्द से आगे लगते हैं। तो कुछ तो वर्ड शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इनमें कौन सा उपसर्ग है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम संधियों के माध्यम से पहचानते हैं, उनका संधि विच्छेद करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें सदाचार की, तो इसमें आप देखोगे कि इसमें सत उपसर्ग कैसे आया। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसका बनेगा सत प्लस आचार। सत प्लस आचार, ये इसका संधि विच्छेद है। तो आचार एक शब्द है और सत इसमें उपसर्ग लगा तो क्या बना? सदाचार। कैसे बना कि संधि इसमें कौन सी है? इसमें है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपने पढ़ा होगा कि अगर पहले पद में जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो पद बनते हैं। जैसे इसमें है सत पहला पद है, आचार दूसरा पद है। तो जब हम इसमें करते जो पहले पद में जो लास्ट का जो वर्ण होता है, अगर वो कै, चे, टे, ते, पे, अगर वो हो और उसके बाद वाले पद का पहला वर्ण कोई भी स्वर हो, तो जो पहला वाला ये लास्ट है ये अपने ही वर्ग के तीसरे में चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे हमने सबने वर्णमाला पढ़ी है, तो हम तय के अगर वर्णमाला पढ़ें तो तय वर्ण का तीसरा कौन सा होगा? जैसे हम पढ़ते हैं तय, थे, दे, तो तीसरा कौन सा हुआ? दे। तो इसीलिए ये जो तय है किस में चेंज हो गया? दे में चेंज हो गया। यहाँ ए की जगह आ था तो आ की भी यहाँ पे क्या जाएगी? मात्रा लग जाएगी और बनेगा दा। तो इसलिए जब इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? दा बना दिया। तो अब बनेगा क्या? अब बन जाएगा सदाचार। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? इसमें है सत उपसर्ग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे हम बात करें तो आजीवन की, आजीवन। आजीवन में आपसे पूछे कि बताओ कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें देखो सीधा सीधा पता चल रहा है कि जीवन क्या है? जीवन एक मूल शब्द है। इसके आगे क्या लगा? आ उपसर्ग लगा, बना क्या? आजीवन। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है? आजीवन में आ उपसर्ग है। और इसने क्या है? आन ने लगने के बाद इस शब्द का अर्थ ही बदल गया। जीवन हम कहते हैं जिंदगी को, आजीवन हम कहते हैं जीवन भर। तो इसीलिए आजीवन में कौन सा है? इसमें है आ उपसर्ग। जैसे कि अपमान, अपमान में कौन सा होगा? अपमान में होगा आपका अप उपसर्ग। मान क्या है? मान सम्मान, जो हम रिस्पेक्ट देते हैं उसे मान कहते हैं। अप उपसर्ग लगने से क्या बना? अपमान बना। अपमान का जो अर्थ होता है वो होता है किसी की बेइज्जती करना, किसी का इंसल्ट करना। तो उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और शब्द के पहले लगकर वो शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो इसीलिए कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिसमें हम आसानी से पहचान लेते हैं, कुछ में हमें क्या करना पड़ता है? संधि विच्छेद के माध्यम से हम जान सकते हैं। जैसे कि हम एक शब्द और ले, अत्यधिक। आपने ये शब्द बहुत बार पढ़ा होगा, अत्यधिक। हम देखें कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूं तो इसका बनता है अति प्लस अधिक। तो इसमें जो उपसर्ग होगा आपका वो होगा अति। तो ऐसे ही सदाचार में क्या है? इसे याद रखना, सत उपसर्ग है। बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में कि बताओ सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, और बहुत मिस्टेक करते हैं। कोई इसमें सदा लगाता है, कोई सद उपसर्ग लगाता है, जबकि ये दोनों गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो है क्या? सत। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है? सदाचार में है सत उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एरा, टेरा, रा, इनमें से कोई नहीं। इसमें है एरा प्रत्यय। कौन सा है? एरा। अभी हमने पढ़ा कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं और शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। लेकिन वहीं प्रत्यय इसके विपरीत होते हैं। जो उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय क्या लगते हैं? पीछे लगते हैं। प्र माने
प्रत्यय माने क्या, पीछे, ये मूल शब्द के पीछे लगते हैं और क्या है, अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हम बात करें तो क्या है, लूट प्लस एरा, तो क्या बना, लुटेरा, क्योंकि ये ए क्या है, एक स्वर है, स्वर को हम ऐसे नहीं लिखते, उसकी हम मात्राएं लगाते हैं। तो एक ही मात्रा टे पर आएगी, ए यहाँ से हटेगा और रा बन जाएगा, क्या बनेगा, लुटेरा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें है एरा। तो प्रत्यय आपको हमेशा याद रखना है, प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग कहाँ लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है, शिशु, पुस्तक, भक्ति, प्राण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्राण। प्राण हमेशा किस में प्रयोग होगा, ये एक बहुवचन शब्द है। हमें देखने में लगता है कि प्राण क्या है, एक वचन है, लेकिन एक वचन नहीं, ये बहुवचन की तरह प्रयोग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो हम ये बोलते हैं कि उसके प्राण निकल गए, तो हम ये नहीं बोलते कि उसके प्राण निकल गया। तो इसका सेंस कैसा आता है, बहुवचन के जैसा आता है कि उसके प्राण निकल गए। तो प्राण हम किस में यूज करते हैं, हमेशा प्राण बहुवचन में यूज करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राण बताओ क्या है, एक वचन है, बहुवचन है, तो आपका आंसर होगा कि प्राण क्या है, वो बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है, ने, को, से, पर। इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, को। आपने पढ़ा होगा कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान, अपादान के लिए, अधिकरण में, पर। तो ये 8 कारक के चिन्ह होते हैं, जिसमें से कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, हम कर्म कारक के लिए हम करते हैं को, ने हम करते हैं कर्ता कारक के लिए, से हम 2 तरीके से करते हैं, तो करण कारक के लिए करते हैं, एक करते हैं अपादान के लिए। जब किसी चीज़ अलग हो रही है किसी से तो वहाँ हम अपादान कारक का यूज करते हैं, और जहाँ किसी के माध्यम से हो रही है वहाँ हम किसका यूज करते हैं, करण कारक होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि पेड़ से पत्ता गिरा, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो पेड़ से गिरा है वो पेड़ से टूटकर अलग हुआ, तो अलग हुआ तो कारक कौन सा आएगा, अपादान। और वही मैं कहूँ कि उस राम ने रावण को तीर से मारा, तीर से मारा, तो उसने माध्यम है, वो तीर क्या है, वो माध्यम है, एक साधन है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर आएगा आपका करण कारक। तो ये याद रखना है, जब चीज किसी से अलग हो रही है, जैसे कि श्याम गांव से दिल्ली गया, तो वो जो गांव से दिल्ली जा रहा है तो उसने गांव से क्या हो गया, वो अलग हो गया, तो उसमें क्या होगा आपका, उसमें होगा अपादान कारक। तो जो से है, से जो चिन्ह है ये 2 कारक में यूज होता है, एक करण में और दूसरा अपादान में। जो पर है, में और पर, ये अधिकरण कारक के चिन्ह हैं, किसके हैं, अधिकरण के। और हम टोटल कारक के चिन्ह की बात करें तो कितने हैं, 8 हैं। तो कर्म के लिए कौन सा कारक चिन्ह है, ये है को। नेक्स्ट है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। राष्ट्र एक संज्ञा शब्द है, अगर हम इसकी भाववाचक संज्ञा बनाए तो क्या बनेगी, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, इनमें से कोई नहीं, ये बनेगी राष्ट्रीयता। आपने पढ़ा होगा संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, अगर हम बात करें अर्थ के आधार पर 3, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार की होती है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें, ये है राष्ट्रीयता। क्वेश्चन नंबर 6, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में कौन सा विशेषण है। इसमें पूछा है कि आप में इसमें कौन सा विशेषण शब्द यूज हुआ है। तो सबसे पहले विशेषण कहते किसे हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषता क्या बताई जा रही है इसमें, उसने कहा है कि मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो मदन की जो पतलून है वो कैसी है, वो है काली। तो इसमें विशेषता बताई है कि कैसी है, वो काली है। तो इसमें विशेषण कौन सा हो गया है, इसमें विशेषण है काली। जो किसी की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो इसमें कौन सा विशेषण है, शब्द कौन सा है, काली जो शब्द है वो एक विशेषण के तौर पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है।
तो अभी हमने डिस्कस किया था जब कोई चीज़ किसी से अलग हो रही है तो उसमें हमारा कौन सा कारक होगा, उसमें होगा हमारा अपादान कारक। तो उसने इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है, इसमें लड़का पेड़ से गिरा। तो से किसके लिए यूज करते हैं, करण और अपादान दोनों के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसमें करण कारक नहीं होगा क्योंकि लड़का पेड़ से गिरा, यानी गिरकर वो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसलिए इसमें कौन सा कारक है, इसमें है अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम, पक्षी, गाय, यमुना। तो इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो है यमुना। बाकी आम, पक्षी, गाय ये कैसी संज्ञा में ये आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में। यमुना हो गई, गंगा हो गई, किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति किसी के नाम को हम किस में रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। जिसका नाम लिया और हमें सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस हुआ, जैसे मैंने कहा यमुना, तो सबको पता है यमुना क्या है, एक नदी है, तो सिंगल है, तो इसलिए वो किस में आएगी, वो आएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर मैंने यमुना नहीं कहा और मैंने सिर्फ नदी कहा तो नदी किस में आएगी, जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि नदी कोई भी हो सकती है। लेकिन वही मैंने कह दिया गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने उनका नाम लिया तो ये किस में आएंगी, ये आएंगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि। जो मनोहर शब्द है इसमें कौन सी संधि है, इसमें है आपकी विसर्ग संधि। इसका हम संधि विच्छेद करें तो कैसा होगा, मन है प्लस हर, क्या होगा, मन है प्लस हर। जब ये विसर्ग हटेंगे तो ओ की मात्रा बनाएंगे और शब्द क्या बनेगा, मनोहर। संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे भी हमने डिवाइड करते हैं तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यर्ण संधि, फिर वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो मनोहर में कौन सी संधि है, मनोहर में है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रोद में कौन सी संधि है, गुण संधि, यन संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि। तो चंद्रोदय में कौन सी है, इसमें है आपकी गुण संधि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो कैसा होगा, चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय। तो ए और ओ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। और ये किसका उदाहरण है, ये है गुण संधि का। चंद्र में ए स्वर मिला हुआ है, दय में, इधर क्या है, ओ है, तो ए और ओ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और ये किस संधि में बनता है ऐसा, ये होती है गुण संधि। तो चंद्र उदय में कौन सी संधि है, इसमें है गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कौन सा समास कहेंगे, इसे कहते हैं हम कर्मधारय समास। जो किसी की विशेषण और विशेषता बताए उसमें क्या होती है, कर्मधारय समास होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो जिसमें एक विशेषण हो और दूसरा विशेष्य हो तो वो किस समास का उदाहरण है, वो है कर्मधारय समास का। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, नीलकंठ, तो कंठ कैसा है, नीला है, तो कंठ की विशेषता किसने बताई, नीले शब्द ने बताई। तो इसमें क्या होगा, एक विशेषण है, दूसरे की विशेषता बताई जा रही है, तो ये कौन सा समास है, ये है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, राजकुमार, राजकुमार। जब मैंने अलग अलग शब्द करें तो बनेगा कैसे, अगर मैं इसका अर्थ निकालूं तो राजकुमार का क्या होगा, राजा का कुमार, क्या होगा, राजा का कुमार। तो इसमें जो पद है वो कौन सा प्रधान है, वो दूसरा प्रधान है कि भाई राजा का क्या है, वो राजा का है कुमार, यानी कि राजा का लड़का। तो इसमें क्या है, तत्पुरुष समास में क्या होता है, एक तो दूसरा पद प्रधान होता है और एक इसकी जो दूसरी पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें कोई ना कोई आपको कर्ता को छोड़कर जो कारक की 7 विभक्तियां हैं, कर्ता और एक वो होती है अधिकरण वाली, उन 2 को छोड़कर कारक की जो 6 विभक्तियों का इनमें लोप मिलेगा। जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो कोई ना कोई विभक्ति जरूर आती है निकल के। जैसे हमें राजकुमार को देखें तो राजा का कुमार, तो का इसमें जो विभक्ति आई वो कौन सी आई थी, का। तो ऐसे ही इसमें आएगी, जैसे कि हम क्या करें, विद्यालय, तो विद्या का आलय,
तो ऐसे इसमें कौन सा समास हुआ, इसमें हुआ है आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जय और पराजय में कौन सा समास है, तो जय और पराजय में कौन सा है, ये है आपका द्वंद्व समास। जिनमें भी आपको योजक चिन्ह मिलता है और जब विच्छेद करते हैं तो और या एवं का यूज होता है, जैसे हम बोलेंगे जय और पराजय, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका, इसमें है द्वंद्व समास। द्विगु समास में आपको जो पहला पद है वो क्या मिलेगा, संख्यावाची मिलेगा। जैसे मैं कहूँ चौराहा, 4 राहों का समूह, इसे बोलते हैं चौराहा। जैसे चारपाई, तो इसमें क्या है, पहला जो पद है वो क्या मिलेगा, एक संख्या के रूप में मिलेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास होता है। कर्मधारय हमने अभी पढ़ा कि इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक की विभक्तियों का लोप होता है। जब छेद करते हैं, उसका विग्रह करते हैं, तो कोई ना कोई कारक की विभक्ति जरूर निकल कर आती है। तो जय और पराजय में कौन सा है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राम क्रिकेट खेलता है, श्याम सोता है, श्याम निबंध लिखता है। अकर्मक और सकर्मक दो तरह की क्रियाएं होती हैं जो अपने साथ कर्म को लेती है। जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसे कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अगर मैं इस पुस्तक को हटा दूँ, मैं सिर्फ बोलूँ मैं पढ़ता हूँ, तो इसका पूरा सेंस नहीं निकलता, हमें डाउट रह जाता है क्या पढ़ता है। तो इसमें भी क्या है, कर्म की जरूरत है, इसलिए हमने पुस्तक लगाई। ऐसे ही राम क्रिकेट खेलता है, तो अगर मैं बोलूँ राम खेलता है तो क्या खेलता है, तो सेंस अच्छा नहीं आया। तो राम क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो इसमें भी क्या है, कर्म है। ऐसे ही श्याम निबंध लिखता है, तो श्याम लिखता है, क्या लिखता है, निबंध लिखता है। लेकिन अगर ये तीनों की क्या है, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इन्होंने अपने साथ कर्म को लिया है। लेकिन हम बात करें श्याम सोता है, तो कोई ये थोड़ी नहीं बोला कि श्याम क्या सोता है, नहीं, तो श्याम सोता है तो सोता है, तो इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये क्या है, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाकी मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, राम क्रिकेट खेलता है, श्याम निबंध लिखता है, ये सारे क्या है, सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। श्याम सोता है, ये क्या है, ये अकर्मक क्रिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है, दौड़ना, सोना, मुस्कुराना, पीना। तो इसमें जो सकर्मक क्रिया है वो कौन सी है, ये है पीना। दौड़ना, वह दौड़ रहा है, वह सो रहा है, वह मुस्कुरा रहा है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि वो पी रहा है, तो हम पूछेंगे क्या पी रहा है, भाई जूस पी रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, दूध पी रहा है, क्या पी रहा है। तो इसमें पीने को क्या है, कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए किस में जाता है, ये जाता है सकर्मक क्रिया में। बाकी सारे क्या हैं, अकर्मक है, और पीना क्या है, सकर्मक है। तो ये थे आज के हिंदी के कुछ क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू।